हेलो बच्चों। तो कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू चैप्टर हमारा ह्यूमन फिजियोलॉजी का, जिसका नाम है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। थोड़ा सा गला खराब है मगर कोई नहीं, चैप्टर करेंगे। ठीक है, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं भाई केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इससे पहला जो चैप्टर था हमारा, इससे जस्ट जो हमने पहले किया था वो था न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। वहां पे हम लोगों ने देखा था कि कैसे हमारा नर्वस सिस्टम कैसे हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है ना। और वो कंट्रोल मैंने आपको उस टाइम पे भी बताया था कि हमारा सिर्फ नर्वस सिस्टम नहीं, हमारा नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन सिस्टम मिलके हमारी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को कोऑर्डिनेशन में रखता है। क्या रखता है? कोऑर्डिनेशन में रखता है, ताकि हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट कांस्टेंट रह सके, मेंटेन रह सके, जिसे बोलते हैं होम्योस्टेसिस। मैंने ये जान लिया था कि हमारा कैसे नर्वस सिस्टम काम कैसे करता है। बताया था मैंने आप लोगों को, नर्वस सिस्टम से क्या होता है, इंपल्सिस आती है और ये इंपल्सिस टारगेट ऑर्गन्स को क्या करती है, इंफॉर्मेशन देती है और फिर टारगेट ऑर्गन्स अपना फंक्शन करते हैं। सेम चीज आज हम लोग जानेंगे कि कैसे एंडोक्राइन सिस्टम ये काम करता है। बात समझ में आ रही है? तो एंडोक्राइन सिस्टम कैसे काम करता है ये जानेंगे। चैप्टर का नाम समझिए, केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन। केमिकल कंट्रोल एंड इंटीग्रेशन समझो। केमिकल कंट्रोल मतलब यहां पे इंपल्सिस नहीं आएंगी, यहां पे न्यूरॉन्स की बात नहीं होंगी, यहां पे केमिकल्स की बात होंगे। और केमिकल्स मतलब हॉर्मोन्स। केमिकल्स का मतलब क्या होता है? हॉर्मोन्स। तो हमारे हॉर्मोन्स जो होते हैं वो वैरायटी ऑफ केमिकल्स से मिलके बने हुए हैं, वैरायटीज ऑफ केमिकल्स। इसके आगे बताऊंगा क्या मतलब है। बात क्लियर है? अब समझो, नर्वस सिस्टम इंपल्सिस भेजता था, वो इंपल्सिस हमारे ऑर्गन पे जाती थी और ऑर्गन हमारा जिस टाइप का इंफॉर्मेशन होता था उस टाइप का प्रोसेस कर देता था। राइट? गला खराब हो रहा है, कोई बात नहीं। अब देखो आगे, एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? एंडोक्राइन सिस्टम हमारा क्या करता है? केमिकल रिलीज करता है जिसे बोलते हैं हॉर्मोन्स। अब ये हॉर्मोन्स क्या करते हैं? इससे पहले मेरी बात समझो, छोटी छोटी बातें समझना। समझो, ये जो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, इस एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर इंक्लूड होता है हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं। ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स बेटा सिक्रीट करते हैं क्या? हॉर्मोन्स। हम इनको एंडोक्राइन क्यों बोलते हैं? इन एंडोक्राइन ग्लैंड्स के पास ना एक चीज नहीं होती जिसे बोलते डक्ट, इसलिए इनको बोलते हैं डक्टलेस ग्लैंड। तो अब ऐसा कुछ नहीं है इनके पास कि सीधा कोई एंडोक्राइन ग्लैंड है ना, एंडोक्राइन ग्लैंड है और उसने सीधा डक्ट जोड़ दी किसके साथ? एक ऑर्गन के साथ, और उसको अपनी सिक्रीशन, अपने हॉर्मोन्स भिजवा रहा है, मतलब इंफॉर्मेशन भिजवा रहा है। ऐसा नहीं होता इस कंडीशन में, है ना। जैसे मैंने आपको बताया था कि नर्वस सिस्टम में पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन है, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन है। एंडोक्राइन सिस्टम में जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं उनका कोई भी पॉइंट टू पॉइंट इंटरेक्शन या पॉइंट टू पॉइंट कॉन्टैक्ट नहीं होता। तो होता क्या है समझो, ये जो हमारे गला खराब हो गया भाई पूरा, है ना। तो ये जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स होते हैं इनके पास डक्ट्स तो होती नहीं, तो ये अपनी सिक्रीशंस कैसे पहुंचाते हैं टारगेट ऑर्गन तक, या मैं बोलूं ये अपने इंफॉर्मेशन कैसे पहुंचाते हैं? अब किसके थ्रू पहुंचवाएंगे? हॉर्मोन्स के थ्रू पहुंचवाएंगे, इतना पता लग गया। अब समझो मेरी बात, ये डक्टलेस ग्लैंड जो होते हैं हमारे, ये एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं हमारे, ये सिक्रीट करते हैं हॉर्मोन्स, और ये हॉर्मोन्स सीधा जाते हैं ब्लड में। सीधा कहां जाते हैं? ब्लड में। ब्लड में बोलूं या मैं बोलूं बेटा लिम्फ में? ब्लड में बोलूं या मैं बोलूं ऐसे लिम्फ में? ब्लड में भी कौन सा ब्लड भाई? वीनस ब्लड। वीनस ब्लड मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वीनस ब्लड मतलब मतलब ऐसा ब्लड जो हार्ट की तरफ जा रहा होता है। तो हम क्या करते हैं? ऐसा ब्लड जो हार्ट की तरफ जा रहा होता है उसी में हार्मोन सिक्रीट करते हैं। जैसे ही हार्मोन सिक्रीट करते हैं तो क्या होता है? ये हार्ट पे जाता है, ब्लड में अब हार्मोन्स है, ब्लड में अब क्या है? हार्मोन्स है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया, हार्मोन्स अपने पहुंच गए जहां पहुंचना था। बात मेरी बात से मैं कि नहीं आई? क्या मेरी बात से मैं कि नहीं? अब मेरी बात और समझो, अब मेरी बात और समझो। तो यहां पे क्या होता है कि ये ब्लड जो होता है ये लिम्फ या तो ब्लड में डाल देगा या तो लिम्फ में डाल देगा। बात क्लियर है? और ये अपने कैसे ना कैसे उस ऑर्गन तक पहुंच जाएगा। कैसे पहुंचेगा सर? उसको कैसे पता कि किस ऑर्गन तक जाना है? इसका भी अभी बताऊंगा आपको, कैसे पता लगता है हॉर्मोन्स को कि मुझे पर्टिकुलरली यही जाना है, ये भी बताऊंगा। बात क्लियर है? बात क्लियर है? इसे बोलते हैं बेटा केमिकल कोऑर्डिनेशन। क्या बोलते हैं? केमिकल कोऑर्डिनेशन। मतलब हमारी बॉडी के ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट कर रहे हैं लेकिन केमिकल्स के थ्रू। बात समझ में आई कि नहीं? बहुत बढ़िया। तो सर इंटीग्रेशन क्यों बोला है? इंटीग्रेशन क्यों बोला है? समझो मेरी बात, हम लोग करते हैं ना मैथ्स में, फिजिक्स में इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। इंटीग्रेशन का मतलब ऐड करना। अब समझो मेरी बात, हमारा नर्वस सिस्टम एंडोक्राइन सिस्टम को भी इंफॉर्मेशन भेज सकता है, हमारा एंडोक्राइन सिस्टम नर्वस सिस्टम को भी
भेज सकता है क्या, इंफॉर्मेशन। समझो मेरी बात, नर्वस सिस्टम को बोलना है कि भैया ये हार्मोन चाहिए, तो नर्वस सिस्टम डायरेक्टली इंफॉर्मेशन भेजता है किसको, एंडोक्राइन सिस्टम को, और एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है, हार्मोन सिक्रेट करता है। सेम चीज हमारा एंडोक्राइन सिस्टम भी नर्वस सिस्टम को इंफॉर्मेशन भेज के अपने इंपल्सेस जनरेट करवा लेता है। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। इसलिए ये दोनों एक तरीके से मिलजुल के काम कर रहे हैं, इसलिए इनको बेटा बोलते हैं इंटीग्रिटी सिस्टम। क्या बोलते हैं, इंटीग्रिटी सिस्टम। ये सारी बातें मैं आपको बता चुका था, और मैंने क्या बताया था, हल्का हल्का बात और बताई थी मैंने कि भैया नर्वस सिस्टम जो होता है वो फास्ट प्रोसेस है, जल्दी एकदम स्पीड से होता है कि नहीं। ये वाला थोड़ा सा सिस्टम है, ये थोड़ा स्लो है। ये क्या है, स्लो है। ये सब बातें मैं बता चुका, मेरा पिछला चैप्टर देख लेना, है ना। पूरी बातें मैं यहाँ पे नहीं करूंगा। हम लोग जो यहाँ पढ़ेंगे भाई, वो पढ़ेंगे एंडोक्राइन सिस्टम, यानी हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टडी अबाउट हॉर्मोन्स। तो लेट्स स्टडी अबाउट हॉर्मोन्स। भाई हॉर्मोन्स होते क्या है ये समझते हैं। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, ये अकॉर्डिंग टू क्लासिक डेफिनेशन ऑफ हॉर्मोन्स, ये हॉर्मोन्स है क्या, समझो मेरी बात। हॉर्मोन्स जो होते हैं वो बेटा नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं। क्या होते हैं, नॉन न्यूट्रिटिव। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी ऑर्गन के पास इंफॉर्मेशन लेके गए और उसको न्यूट्रिशन भी दे रहे हैं ना, इनका कोई रोल नहीं है न्यूट्रिशन देने में, इसलिए इसको बोलते हैं नॉन न्यूट्रिटिव। बात क्लियर है। फिर बोलते हैं इनको इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बोलते हैं, इंटरसेलुलर मैसेंजर। समझो मेरी बात, इंटरसेलुलर मतलब दो सेल के बीच में। मतलब ये जो हार्मोन्स कैसे आते हैं, मान लो एक सेल ये रहा, तो अगर इनको इंफॉर्मेशन पहुंचानी होगी तो ये ऐसे आ जाएंगे, इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या बोला मैंने, इंटरसेलुलर मैसेंजर होते हैं। बात क्लियर है। इसके अलावा ये रिलीज होते हैं बेटा बहुत ही ट्रेस अमाउंट में। ट्रेस अमाउंट का मतलब बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही मिनिमम अमाउंट में होते हैं। रीजन क्या है, रीजन ये है बिकॉज ये हाईली रिएक्टिव इन नेचर है। ज्यादा अमाउंट में आ जाएगा तो गड़बड़ हो जाएगी। रीजन ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, इसका इतना सा वैल्यू, इतना सा सिक्रीशन भी पूरा काम करवा सकता है। क्या मेरी बात क्लियर है, इतना सा सिक्रीशन भी इनफ है, ज्यादा की जरूरत ही नहीं है। क्यों, क्योंकि इतना हाईली रिएक्टिव है कि इतने से सिक्रेशन से भी काम चला देगा। बात क्लियर है, बहुत बढ़िया। अब समझो ये जो हार्मोन्स होते हैं इनके अलग अलग नाम है। देखो भाई, हार्मोन्स बोलूं या मैं बोलूं ऐसा केमिकल जो मैसेज की तरह काम कर रहा है, किसी भी टारगेट ऑर्गन को या टारगेट सेल को मैसेज कर रहा है कि भाई ये काम करा दे, तो मैं इसको बोल सकता हूं ये केमिकल मैसेंजर है। बात समझ में कि नहीं आई। दो सेल के बीच में होता है तो मैं बोल सकता हूं इंटरसेलुलर मैसेंजर है। या मैं बोल सकता हूं हार्मोन वही पहली चीज है जो पहला मैसेज पहुंचाती है, तो मैं इसको बेटा प्राइमरी मैसेंजर भी बोल सकता हूं। तो ये चारों नाम हार्मोन्स के ही हैं, ये चारों नाम सॉरी तो ये चारों के चारों नाम हार्मोन्स के ही हैं। हार्मोन्स बोलूं चाहे पहला ऐसा जो मैसेज लेके जा रहा है प्राइमरी मैसेंजर, या ऐसे केमिकल जो मैसेज लेके जा रहे हैं केमिकल मैसेंजर, या मैं बोलूं दो सेल के बीच का इंटरसेलुलर मैसेंजर। क्या मेरी बात क्लियर है, क्या मेरी बात क्लियर है। अब और समझो कि हार्मोन्स के ये 3 पॉइंट तो मैंने आपको अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी बता दिया। अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी जो परफेक्ट डेफिनेशन है हार्मोन्स की, वो वही 3 पॉइंट कैरी करती है। क्या क्या है, नॉन न्यूट्रिटिव, इंटरसेलुलर मैसेंजर और रिलीज इन ट्रेस अमाउंट्स। इसके अलावा मैं आपको और बातें और बताऊंगा। समझो, पहली बात है बेटा कि हार्मोन्स जो होते हैं वो नॉन एंटीजेनिक होते हैं। क्या होते हैं, नॉन एंटीजेनिक होते हैं, मतलब इनके खिलाफ हमारी बॉडी एंटीबॉडीज नहीं बनाती। बात समझ में कि नहीं। व्हाट इज एंटीजन, एंटीजन क्या होता है, मान लो ये कोई भी हमारा सेल है, इस सेल के ऊपर ऐसे ग्लाइकोप्रोटीन की चैन होती है। इस सेल के ऊपर ऐसे क्या होती है, एक ग्लाइकोप्रोटीन की चैन होती है ना, ग्लाइकोप्रोटीन की क्या होती है बेटा, ऐसे करके चैन होती है। अब समझो ये ग्लाइकोप्रोटीन की चैन क्या काम करती है, ये सेल टू सेल रिकॉग्निशन, मतलब इस सेल पे अलग तरीके की ग्लाइकोप्रोटीन है तो ये अलग सेल है बाकी और सेल से, फंक्शन भले ही सेम होगा लेकिन ये सेल पहचानने का तरीका होता है, सेल रिकॉग्निशन में हेल्प करता है। इसी की वजह से हमारी बॉडी पहचानती है किस टाइप का सेल है, और अगर ये सेल किसी और बॉडी में जाएगा तो उसके खिलाफ बनता है एंटीबॉडी। उसके खिलाफ क्या बनती है, एंटीबॉडीज। बात समझ में कि नहीं। तो हमारे हार्मोन्स के ऊपर ऐसा कोई ग्लाइकोप्रोटीन का स्ट्रक्चर होता ही नहीं, तो एंटीजन होता ही नहीं, तो इसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती ही नहीं। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। इसके अलावा क्या है, देखो नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब ऐसा नहीं है कि कुत्ते में इंसुलिन मिलेगा ये तो हम में नहीं मिलेगा। नॉन स्पीशीज है, जो हमारे में होंगे वो अलग दूसरी स्पीशीज में भी हो सकते हैं वो वाले हार्मोन्स। क्या मेरी बात क्लियर है, इसलिए बोलते हैं नॉन स्पीशीज स्पेसिफिक, मतलब डिपेंड नहीं करता
कि ये स्पीशीज है तो ये हार्मोन इसी स्पीशीज में मिलेगा ना, सब में मिलेगा भाई, तो नॉन स्पीशीज, ठीक है ना। अगला देखो, अगला होता है बेटा रिसेप्टर स्पेसिफिक। क्या होता है? रिसेप्टर स्पेसिफिक। इसका मतलब क्या समझो, अब मान लो ये सेल है, मान लो ये सेल है, ठीक है ना, इस सेल के पास एक मैसेज लेके आना है किसी केमिकल को, तो वो केमिकल कौन है? हार्मोन है। वो केमिकल कौन है? वो हार्मोन है। अब तो इस सेल के ऊपर, इस मेम्ब्रेन के ऊपर ना एक रिसेप्टर होता है, एक क्या होता है? रिसेप्टर होता है भैया, ठीक है ना। दिस इज बेटा रिसेप्टर, ये है रिसेप्टर, ठीक है। अब देखो, अब मान लो एक केमिकल है ए, मान लो एक केमिकल है वन दिस, और दूसरा केमिकल देखो ऐसा है, दिस इज केमिकल नंबर 2। अब ये रिसेप्टर है ना, ये बड़ा ही स्पेसिफिक होता है अपने हार्मोन के लिए। मतलब मान लेता हूं कि मैं बोलता हूं कि ये रिसेप्टर सिर्फ स्पेसिफिक है, सिर्फ पहले वाले हार्मोन को एक्सेप्ट करेगा। बात क्लियर है? तो देखो इसने क्या किया, पहले वाले हार्मोन को क्या किया, यहां पे देखो एक्सेप्ट हो गया। बात समझ में कि नहीं? दूसरा वाला यहां पे एक्सेप्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दूसरे वाले के लिए कहीं और रिसेप्टर होगा, दूसरा वाला यहां एक्सेप्ट हो जाएगा। बात समझ में कि नहीं आई? अगर कोई रिसेप्टर स्पेसिफिक है हार्मोन के लिए, तो वो समझो मेरी बात, तो रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक, है ना। एक हार्मोन का एक रिसेप्टर दे रखा है, भगवान ने बना रखा है कि भैया ऐसा रिसेप्टर ऐसे ही हार्मोन को एक्सेप्ट करेगा। मतलब जैसे लॉक एंड चाबी एंड ताली, चालान जैसा, है ना, कि किसी भी ताले में कोई भी चाबी घुसा के ताला नहीं खोल सकते। सेम चीज, कोई भी रिसेप्टर पे कोई भी हार्मोन आके मैसेज नहीं पहुंचा सकता। पर्टिकुलर हार्मोन के लिए पर्टिकुलर रिसेप्टर दे रखा है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? और जब ये हार्मोन, जब ये रिसेप्टर ऐसे करके हार्मोन से जुड़ता है, हार्मोन से जुड़ता है, मैसेज प्रोवाइड होता है ना, इसको बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, देखो इसको बोलते हैं हार्मोन, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं भाई? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। मतलब यहां पे रिसेप्टर भी है, हार्मोन भी है, और एक तरीके से ये कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना रहे हैं, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब देखो, इसके अलावा ये कोई भी जो भी हार्मोन्स होते हैं, ये कभी भी हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होते, एक्सेप्ट एक हार्मोन है बेटा थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हमारी बॉडी में स्टोर होता है, इसके अलावा कोई भी हमारे हार्मोन स्टोर नहीं होता। इवन थायरोक्सिन को भी स्टोर करते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, इनएक्टिव फॉर्म में, वरना जब जरूरत होती है हार्मोन सिक्रीट होता है, जब जरूरत नहीं होती हार्मोन सिक्रीट नहीं होता। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। तो डू नॉट स्टोर इन बॉडी एक्सेप्ट थायरोक्सिन इनएक्टिव फॉर्म में। कैसे होता है, क्या होता है, बाद में जानेंगे, इतना नहीं जानना है अभी। अभी तो धीरे धीरे बढ़ेगा ये चैप्टर, मजा आएगा आप लोगों को पढ़ने में। अब देखो अगला क्या है कि डू नॉट टेक पार्ट इन एनी मेटाबॉलिक एक्टिविटी। ये किसी भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी में काम नहीं लेता, पार्टिसिपेट करता ही नहीं। समझो, मान लो एक हार्मोन है, एक हार्मोन है, एक सेल के पास आता है और बोलता है भैया प्रोटीन बना। एक मैसेज लेके आया प्रोटीन बना, तो उसने मैसेज कर दिया कि भैया प्रोटीन बना। अब उसके अंदर रिएक्शंस होने लगेंगी, मेटाबॉलिक रिएक्शंस होने लगेंगी, तो वो प्रोटीन बनाएगा। इसमें हार्मोन ने सिर्फ मैसेज दिया है, ये नहीं कि हार्मोन सेल के अंदर आया और प्रोटीन बनवा रहा है, प्रोटीन के एक प्रोटीन बनाया जा रहा है, प्रोटीन बनाया, ऐसा नहीं है। इसका काम है सिर्फ मैसेज दिया और खत्म। मैसेज करना इसका काम है। ये मैनेजर्स है, जो मैनेजर होते हैं ना, मैनेजर लोग क्या करते हैं, मैसेज करते हैं ये काम कर दो, तो बाकी लोग काम कर रहे हैं। हार्मोन सिर्फ मैसेज देता है कि ये काम करना है। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? चलो बेटा नेक्स्ट टॉपिक आ जाओ। नेक्स्ट आ जाओ भैया टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। नेक्स्ट आ जाओ टाइप्स ऑफ हार्मोन्स। अब मैंने आपको बताया गला खराब है, पानी पीना पड़ेगा। अब देखो टाइप्स ऑफ हार्मोन्स की बात करता हूं, तो देखो हार्मोन्स क्या है, केमिकल्स ही तो है यार। अब ये केमिकल्स क्या होते हैं, अच्छा केमिकल मतलब जैसे कि बेटा अमीनो एसिड एक केमिकल हो गया, है ना, प्रोटीन, लिपिड, ये सब क्या है, इन्हीं से मिलके तो हार्मोन बना है। अब वो लिपिड भी हो सकता है, प्रोटीन भी हो सकता है, अमीनो एसिड कुछ भी हो सकता है। पॉलीपेप्टाइड की लंबी चेन हो सकती है, पॉलीपेप्टाइड की छोटी चेन हो सकती है। बट इस पॉलीपेप्टाइड आपको मालूम है, एक प्रोटीन की चेन को बोलते हैं, राइट। बहुत बढ़िया। अब देखो तो ये जितने भी केमिकल्स वाले स्ट्रक्चर है, ये सब मिलके क्या है, हार्मोन्स है। मतलब मेरी बात समझो, ऐसे केमिकल्स जो एक्ट कर सकते हैं, ऐसा मैसेंजर जो हमारी बॉडी में मैसेज पहुंचा सकते हैं, उनको बोलूंगा मैं हार्मोन्स। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब ये हार्मोन्स यानी ये केमिकल्स, ये कुछ केमिकल्स वाटर सोल्यूबल भी हो सकते हैं और कुछ लिपिड सोल्यूबल होते हैं, कुछ वाटर सोल्यूबल होते हैं और कुछ
लिपिड सोल्यूबल होते हैं, आपको याद करना है बाय हार्ट, याद करना है आपको ये क्या, बाय हार्ट। अब मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, टाइप्स ऑफ हार्मोन जो होते हैं वो वाटर सोल्यूबल भी है और लिपिड सोल्यूबल है। अब देखो वाटर सोल्यूबल में आपको दो चीजें पढ़नी है। वाटर सोल्यूबल में या तो ये जो भी बने होंगे ऐसे हार्मोन जो किससे बने होंगे, अमीनो एसिड के डेरिवेटिव से, मतलब अमीनो एसिड से बने होंगे, ऐसे को बोलते हैं अमाइन डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं, अमाइन डेरिवेटिव, मतलब ऐसे हार्मोन्स जो अमीनो एसिड की डेरिवेटिव से, मतलब अमीनो एसिड से बने, बात मतलब प्रोटीन एक तरीके का अमीनो एसिड से बने हैं तो वो बेटा वाटर सोल्यूबल है। इसके अलावा ऐसे हार्मोन जो पेप्टाइड्स एंड प्रोटीन्स हार्मोन, मतलब ये तो सिंगल अमीनो एसिड से बना है ना, ये बेटा अमीनो एसिड की चेन से अगर बनाओ, बहुत सारे अमीनो एसिड जुड़ जाए तो अमीनो एसिड की चेन से बनाओ तो उनको बोलते हैं पेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स। क्या मेरी बात क्लियर है? तो अमीनो एसिड में क्या आता है आपका, अमीनो एसिड में एग्जांपल आता है बेटा एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन। हाँ एड्रेनलिन वही फाइट फ्लाइट वाला, डर के मारे जब वो निकलता है हमारा हार्मोन। पढ़ाऊंगा सारे हार्मोन एक एक करके, बात क्लियर है? तो एड्रेनलिन इसी को बोलते हैं बेटा एपिनेफ्रिन, नॉर एड्रेनलिन इसी को बोलते हैं नॉर एपिनेफ्रिन। क्या बात क्लियर है? वेरी गुड, सारी बातें हो रही है क्लियर। अब देखो पेप्टाइड्स और प्रोटीन्स हार्मोन, मतलब जो प्रोटीन के बने हुए, अमीनो एसिड तो एक सिंगल यूनिट हो गई ना, उसकी मल्टीपल यूनिट को प्रोटीन बोलते हैं। अब देखो इंसुलिन एंड ग्लूकेगॉन, ये इसका हो गया एग्जांपल बेटा, बतेरी बार पूछते हैं, बहुत बार पूछ रखा है ये, बहुत बार, बात समझ में आई कि नहीं आई? अब देखो इंसुलिन ग्लूकेगॉन। अगला देखो हाइपोथैलेमस, हमारा जो हाइपोथैलेमस है मास्टर ऑफ द मास्टर ग्लैंड, पढ़ा होगा आपने 9वीं 10वीं के अंदर। उसके दो हार्मोन्स होते हैं बेटा, ऑक्सीटोसिन एंड वेसोप्रेसिन। ये दोनों के दोनों क्या है, प्रोटीन हार्मोन है। इंसुलिन पता कितने अमीनो एसिड का बना है? इंसुलिन बना हुआ है देखो 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है हमारा, कौन, 51 अमीनो एसिड का बना हुआ है हमारा इंसुलिन। अरे बातें क्लियर हो रही कि नहीं हो रही? बात क्लियर हो रही है कि नहीं हो रही? सारी बातें क्लियर हो रही है, वेरी गुड। अब आ जाओ ऑक्सीटोसिन वेसोप्रेसिन बता दिया मैंने आपको। इसके अलावा पिट्यूटरी के हार्मोन्स, एफएसएच फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये क्या काम करता है, आपकी स्किन के कलर को प्रोवाइड करवाता है। मेलानोसाइट सिक्रेटिंग हार्मोन सिक्रेट करता है मेलानिन, और ये आपकी स्किन की कलर को प्रोवाइड, स्किन को कलर प्रोवाइड करते हैं। बात समझ में आई कि नहीं? तो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, और पैराथार्मोन हो गया, या फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया, या थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन हो गया। सब क्या है, पेप्टाइड है या प्रोटीन है। क्या मेरी बात क्लियर है? वेरी गुड। अब आ जाओ लिपिड सोल्यूबल। लिपिड सोल्यूबल में क्या आता है, देखो दो, एक हो सकते हैं तो स्टेरॉइडल, या हो सकते हैं आयोडोथायरोनिन हार्मोन। बात समझ में आई कि नहीं आई? स्टेरॉइडल यानी स्टेरॉइड्स के बने हुए, यानी कौन, एस स्टेरॉइड्स, हमारे सेक्स हार्मोन्स, जैसे कि एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन, ये सारे के सारे क्या है, हमारे स्टेरॉइडल हार्मोन है। इसके अलावा मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, याद करना है बेटा, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स एंड ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये मैं पढ़ाऊंगा आपको एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। कहां पढ़ाऊंगा? एड्रिनल ग्लैंड के अंदर। क्या बात क्लियर है? अब देखो लिपिड सोल्यूबल में एक और आता है आयोडोथायरोनिन हार्मोन, यानी थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो बेटा लिपिड सोल्यूबल है। कहने को ये बना अमीनो एसिड से है, कहने को बना ये अमीनो एसिड से है। इसको होना कहां चाहिए था, इसको होना चाहिए था यहां, मगर ये है तो अमीनो एसिड डेरिवेटिव, लेकिन है लिपिड सोल्यूबल, है लिपिड सोल्यूबल। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? लेट्स रीड एनसीईआरटी, लेट्स रीड एनसीईआरटी। ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझा चुका हूं, ये पूरा पैराग्राफ मैं आपको समझा चुका हूं। ये मैं आपको बता चुका हूं भैया कि हार्मोन जो होते हैं वो नॉन न्यूट्रिटिव होते हैं, नॉन न्यूट्रिएंट केमिकल्स होते हैं, एक्ट एज इंटरसेलुलर मैसेंजर एंड प्रोड्यूस इन ट्रेस अमाउंट। ये मैं आपको सारी बातें बता चुका हूं भाई, है ना? अब मेरी बात समझो, मैंने आपको क्या बोला था, कौन से ग्लैंड सिक्रीट करते हैं हार्मोन्स, जिसे बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या कोई और भी ऐसे हैं जो एंडोक्राइन ग्लैंड ना हो फिर भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं? हाँ, हमारे हार्ट, हमारे लीवर, हमारा किडनी, ये सब भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं, मगर दे आर नॉट एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं है, लेकिन फिर भी हार्मोन सिक्रीट करते हैं। तो कल को आपके एग्जाम में आ जाए कि ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन, गलत है भाई। ओनली एंडोक्राइन ग्लैंड सिक्रीट हार्मोन्स, गलत है ये लाइन, गलत 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 गलत। ऐसे बहुत सारे ग्लैंड्स हैं जो एंडोक्राइन नहीं है, स्टिल हार्मोन सिक्रीट करते हैं। हमारा हार्ट भी बेटा हार्मोन सिक्रीट करता है। बताऊंगा कब, थोड़ी देर, बहुत देर बाद बताऊंगा, थोड़ी देर नहीं, बहुत देर बाद, अभी टाइम है उसको बताने में, धीरे धीरे। तो अगला क्या है, एनसीईआरटी यहां पे एक्सप्लेन करने लग जाती है अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड्स।
लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड्स खत्म करने से पहले पूरा हार्मोन तो खत्म करें, है ना। तो पूरा हार्मोन इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, अरे ओई, तो इन्होंने क्या कर रखा है यहाँ पे, इन्होंने कर ऐसा रखा है कि कुछ बातें यहां बता दी और फिर बाकी बातें कहां बताई है, बाकी बातें इन्होंने बताई है यहां पर। देखो मैं आपको दिखाता हूं, ऐसे एक एक करके नीचे जाएंगे तो हो लिया काम। ठीक है, यहां आना भैया, यहां आना, देखो नाउ भाई कुछ भी मुश्किल नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। ये देखो हार्मोन्स, ये देखो हार्मोन्स ऑफ हार्ट, किडनी एंड जीआईटी। तो ये कोई एंडोक्राइन ग्लैंड थोड़ी है, बट स्टिल ये लोग सिक्रेट करते हैं, ये लोग क्या करते हैं, सिक्रेट करते हैं। अब देखो बेटा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, लास्ट टॉपिक होगा आज का, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन रिएक्शन एक्शन। हार्मोन काम कैसे करता है, इससे पहले आप यहां पे ये जानो, है ना, कि मैंने आपको बताया ऑन द बेसिस ऑफ देयर केमिकल नेचर हार्मोन्स कैन बी डिवाइडेड इनटू इनटू ग्रुप्स, सॉरी। देखो जैसे पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड या प्रोटीन हार्मोन्स, जैसे इंसुलिन, जैसे ग्लूकेगॉन, हमारे पिट्यूटरी के हार्मोन्स, हमारे हाइपोथैलेमिक के न्यूरो हार्मोन्स, ये सब के सब क्या होते हैं बेटा, आपके पेप्टाइड पॉलीपेप्टाइड वाले होते हैं। वही लिखवा चुका सारी बातें, है कि नहीं, है ना। और ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल, बता चुका हूं, वेरी गुड। अब देखो स्टेरॉइड वाले जो कि क्या है, लिपिड सोल्यूबल है। लिपिड जैसे कि देखो कोर्टिसोल में दो चीजें आती हैं, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, मिनरलोकॉर्टिकॉइड, उसी को बोलते हैं मिला के कॉर्टिसोल। टेस्टोस्टेरोन, इस्ट्राडियोल एंड प्रोजेस्टेरोन। इस्ट्राडियोल क्या होता है, फीमेल हार्मोन, मतलब एस्ट्रोजन, जो फीमेल हार्मोन है एस्ट्रोजन, उसका अगर मैं बोलूं एक्टिव कंपोनेंट या मैं बोलूं एक्टिव हार्मोन, वो है इस्ट्राडियोल। वो क्या है, इस्ट्राडियोल। क्या मेरी बात क्लियर है, वेरी गुड। अब आ जाओ आयोडोथायरोनिन्स। आयोडोथायरोनिन्स अगेन लिपिड सोल्यूबल होता है, और मैंने आपको बताया था ये भी अमीनो एसिड डेरिवेटिव होता है। एग्जांपल देख ले बेटा, थायराइड हार्मोन यानी थायरोक्सिन की बात हो रही है। क्या मेरी बात क्लियर है। अगला देखो बेटा, अमीनो एसिड डेरिवेटिव, अगेन ये क्या होता है, वाटर सोल्यूबल है। एग्जांपल देख एपिनेफ्रिन। एग्जांपल समझ में आई कि नहीं आई, एग्जांपल समझ में आई कि नहीं आई। आई थिंक सारी बातें आपको समझ में आ गई। अब स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन अगला टॉपिक होगा हमारा, मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन एक्शन, और यही होगा हमारा आज का आखिरी टॉपिक। गला खराब है, बड़ा लेक्चर ले नहीं सकता, है ना। आज का आखिरी टॉपिक होगा हमारा मैकेनिज्म ऑफ हार्मोन्स, यानी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ हार्मोन्स, कैसे हार्मोन्स एक्ट करते हैं। दो ही तरीके के हार्मोन्स है यार, वाटर सोल्यूबल, लिपिड सोल्यूबल। तो पहले हम पढ़ते हैं भाई वाटर सोल्यूबल, कि हमारे वाटर सोल्यूबल वाले कैसे काम करते हैं। वाटर सोल्यूबल वाले कैसे काम करते हैं, उनका मैकेनिज्म क्या है, आओ देखें। चलो बेटा, मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, मान लो ये हमारी क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। एनसीईआरटी ने बेटा जो एग्जांपल देके बताया है वही देके बताऊंगा मैं। एनसीईआरटी का एक बार एग्जांपल कंफर्म कर लेता हूं, किसका हार्मोन का एग्जांपल लेके उसे समझाया। ठीक है, एफएसएच और ओवेरियन सेल मेम्ब्रेन। ओके, लेट्स डू इट बाबा। देखो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये किसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है बेटा, ओवरी की है। किसकी है, ओवरी, मतलब ये ओवरी का कुछ सेल होगा, उसके ऊपर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। अब हम अपने को पता है, अब अपने को एक बात मालूम है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा बनी होती है लिपिड बाइलेयर की। हाँ, प्रोटीन भी होते हैं, ये सब भी होता है, कार्बोहाइड्रेट्स भी होते हैं, लेकिन किसकी बनी होती है, लिपिड बाइलेयर। तो ये देख मैंने लिपिड बाइलेयर यहां बना दिया, ये देख लिपिड बाइलेयर बना रहा हूं, देख, ठीक है ना। ओहो, लिपिड बाइलेयर यहां मैं बना रहा हूं, देख ऐसे, ये ले, ठीक है ना। तो ये लिपिड फोस्फोलिपिड की बाइलेयर होती है ऐसे। तो ऐसे करके कंटिन्यू कर, ऐसे कंटिन्यू रहेगा। मेरी बात क्लियर है, चलो ठीक है। ये होगी बेटा क्या, ये हो गया हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब मान लो ये हो एक वाटर सोल्यूबल हार्मोन है जिसे बोलते हैं एफएसएच। इसको कोई सिग्नल भेजना है ओवरी को, एफएसएच को ओवरी को सिग्नल भेजना है कि भैया क्या कर, फॉलिकल स्टिमुलेट कर, क्या कर, फॉलिकल्स बना, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या मेरी बात क्लियर है। तो ये क्या करती है, ओवरी के प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट होता है जो कि स्पेसिफिक होगा एफएसएच के लिए बेटा, स्पेसिफिक होगा। मतलब अगर यहां पे कभी कल को एलएच हार्मोन आ जाए तो ये इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्या मेरी बात क्लियर है। क्यों नहीं एक्सेप्ट करेगा भाई, क्योंकि ये हार्मोन्स जो होते हैं, रिसेप्टर्स जो होते हैं वो हार्मोन स्पेसिफिक होते हैं। तो इस रिसेप्टर ने इस एफएसएच को देखा और इसको बेटा एक्सेप्ट किया। इसको क्या किया, देख, एक्सेप्ट किया, यहां रख लिया। जैसे ही इसको एक्सेप्ट किया, ये कहलाता है बेटा हमारा हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। क्या कहलाता है, हार्मोन रिसेप्टर
कॉम्प्लेक्स। अरे मेरी बात समझ में है कि नहीं? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब एक बात और समझ, ये जो रिसेप्टर है ये मेम्ब्रेन से बाउंड है। ये जो रिसेप्टर है ये मेम्ब्रेन से बाउंड है, इसलिए इसको ये भी बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। क्या बोलते हैं भाई? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स बोलते हैं। अब समझो, ये एफएसएच एक इंफॉर्मेशन लेके आया, वो ओवरी को क्या बोलना चाह रहा है कि भैया फॉलिकल्स डेवलप कर। इस रिसेप्टर ने इस एफएसएच को पकड़ा और इसने इसको मैसेज दे दिया, बस एफएसएच का काम यही खत्म हो जाता है कि नहीं? अब समझो, एफएसएच एक्चुअली में क्या है? एफएसएच बेटा एक तरीके का वाटर सोल्यूबल है, वाटर सोल्यूबल है। और ये ठहरा लिपिड, ये ठहरी लिपिड बाइलेयर। तो वाटर लिपिड वाटर को क्यों क्रॉस करने देगी? वाटर को नहीं क्रॉस करने देगी वो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? इसलिए ऊपर रिसेप्टर्स है, इसलिए ऊपर रिसेप्टर्स लगा रखे हैं। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? अब मेरी बात समझो, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसके ऊपर मेम्ब्रेन के ऊपर रिसेप्टर है इसलिए एफएसएच क्रॉस नहीं कर पा रहा मेम्ब्रेन को ना, ये रीजन नहीं है। एफएसएच मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता इसलिए रिसेप्टर मेम्ब्रेन के ऊपर है। अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? अरे बोल यार, मेरी बात समझ में कि नहीं आई? भाई रिसेप्टर इसलिए ऊपर नहीं है कि एफएसएच आके सॉरी एफएसएच इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर रहा कि रिसेप्टर उसका ऊपर है ना, ये कारण नहीं है। अरे मेरी बात समझ में कि नहीं आई? रिसेप्टर ऊपर है, रिसेप्टर एफएसएच पास नहीं एफएसएच प्लाज्मा में, क्या बोल रहा हूं मैं, एफएसएच प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकता क्योंकि वो वाटर सोल्यूबल है और वो लिपिड है। अरे बात समझ में है कि नहीं है? इसलिए रिसेप्टर भगवान ने मेम्ब्रेन के ऊपर दिया। अब जैसे ही मेम्ब्रेन के ऊपर दिया तो देख क्या हुआ, देख क्या हुआ, देख यहां पे देख क्या हुआ। एनसीईआरटी का डायग्राम दिखाएंगे यहां से सीधा, है ना? जैसे ही इसको दिया ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बन गया, इसने भेजा बेटा रिस्पॉन्स नंबर 1, ये पहला मैसेज हो गया, रिस्पॉन्स नंबर 1। क्या मेरी बात क्लियर है? अब ये रिस्पॉन्स तो पहुंच गया इसके पास, अब ये रिस्पॉन्स ये आगे पहुंचाएगी कौन? हमारी ओवरी। तो ये हमारी ओवरी जो है कैसे पहुंचाएगी आगे रिस्पॉन्स? ये बनाएगी बेटा एक सेकेंड मैसेंजर, एक सेकेंडरी मैसेंजर बनाएगी। अरे बात समझ में कि नहीं आई? जैसे कि बेटा साइक्लिक एएमपी हो गया, है ना? ये एक तरीके का ये एक तरीके का क्या है? ये एक तरीके का सेकंड मैसेंजर है। अरे पहला मैसेज तो आ गया, अब दूसरा मैसेज कौन बनाएगा? खुद ओवरी बनाएगी, खुद ओवरी बनाएगी कि जो करवाएगा ये काम। अरे बात समझ में कि नहीं आई? भाई तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई, तुम्हें इंफॉर्मेशन मिल गई, अब वो काम तुम्हें खुद करना है। तो वो खुद करने के लिए एक टाइप का और मैसेज बनाती है, जैसे बोलते हैं सेकंड मैसेंजर। अब वो साइक्लिक एएमपी भी हो सकता है, कैल्शियम आयन भी हो सकता है ना, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट भी हो सकता है, आईपी3 जिसे बोलते हैं। तो ये कुछ भी हो सकता है सेकंड मैसेंजर। अरे बात समझ में कि नहीं आई? अब ये सेकंड मैसेंजर क्या करेगा? हमारी बॉडी में बायोकेमिकल रिस्पॉन्स करेगा, और जैसे बायोकेमिकल रिस्पॉन्सेस होंगे, कुछ केमिकल्स के रिस्पॉन्सेस होंगे, तो क्या होगा? हमारी बॉडी में चेंजेस आएंगी, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा। जैसे ही फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स होगा, है ना, तो वो जो उसने इंफॉर्मेशन भेजी थी कि ओवेरियन ग्रोथ कराओ, फॉलिकल्स डेवलप करवाओ, ओवेरियन ग्रोथ करवाओ, अरे मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वो ओवेरियन ग्रोथ हो जाएगा। तो ये होता है बेटा वाटर सोल्यूबल का काम। ये क्या होता है, कैसे काम करते हैं? वाटर सोल्यूबल का काम करते हैं। देख पढ़ाता हूं। Hormones produce their effects on target tissues by binding to specific proteins called hormone receptors located in the target tissues only. मतलब हॉर्मोन्स अपना कैसे इफेक्ट शो करते हैं भैया? स्पेसिफिक रिसेप्टर पे बाइंड करके। रिसेप्टर्स किसके बने होते हैं भैया? प्रोटीन के। बात समझ में आ गई? हार्मोन रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द सेल मेम्ब्रेन ऑफ द टारगेट सेल्स आर कॉल्ड मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, है कि नहीं? अब देखो, जो हार्मोन्स हमारे मेम्ब्रेन पे है, सेल मेम्ब्रेन पे, उनको क्या बोलते हैं? मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स। ऐसे भी रिसेप्टर्स होते हैं जो हमारे टारगेट सेल के अंदर ही होते हैं, पढ़ाऊंगा अगला लिपिड सोल्यूबल में। उनके रिसेप्टर मेम्ब्रेन पे नहीं है, सेल के अंदर ही है, टारगेट में ही, मतलब सेल के अंदर ही है। और सेल के भीतर भी मेनली कहां? न्यूक्लियस के अंदर। बात समझ में आ रही है? आर कॉल्ड इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स। उनको क्या बोलते हैं बेटा? इंट्रासेलुलर। इंट्रासेलुलर मतलब सेल के अंदर है। मोस्टली न्यूक्लियर रिसेप्टर्स मतलब न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। बात समझ में कि नहीं? बाइंडिंग ऑफ अ हार्मोन टू इट्स रिसेप्टर लीड्स टू फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। जब हार्मोन रिसेप्टर से बाइंड करेगा तो क्या बनता है? हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। सारी बातें क्लियर है? ईच रिसेप्टर इज स्पेसिफिक टू वन हार्मोन ओनली एंड हेंस रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक। हर एक रिसेप्टर का अपना एक हार्मोन फिक्स है, इसलिए रिसेप्टर्स आर स्पेसिफिक।
हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन लीड्स टू सर्टेन बायोकेमिकल चेंजेस इन द टारगेट टिश्यूज, है कि नहीं? तो जैसे ही हार्मोन रिसेप्टर पे बाइंड करता है तो वो क्या करता है, कुछ बायोकेमिकल चेंजेस आते हैं टारगेट टिश्यूज में। अब ये टारगेट टिश्यू क्या करते हैं, रिएक्शन, जैसी बायोकेमिकल चेंज आता है तो अंदर रिएक्शन होती है, जैसी रिएक्शन होती है टारगेट टिश्यू मेटाबॉलिज्म, एंड हेंस फिर उसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है भाई, देख इंफॉर्मेशन आया, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स बना, उसने कुछ बायोकेमिकल चेंजेस कराए बॉडी में, कुछ केमिकली कुछ चेंज हुआ होगा, जैसे केमिकली कुछ चेंज हुआ वो उसने क्या किया, रिएक्शन होने लगी अंदर, रिएक्शन हुई, जैसी रिएक्शन हुई तो क्या होगा, देखो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस रेगुलेट, मतलब कुछ ना कुछ अंदर चेंज आ जाएगा, जो इंफॉर्मेशन पहुंचाई थी वो काम हो गया। तो फिजियोलॉजिकल फंक्शंस आर रेगुलेटेड बाय हॉर्मोन्स। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? देखो हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स नॉर्मली डू नॉट एंटर द टारगेट सेल। पहले बता चुका हूं मैं, जो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर पे हार्मोन इंटरेक्ट करते हैं वो अंदर नहीं जाते, बट जनरेट सेकंड मैसेंजर्स, है ना, लेकिन सेकंड मैसेंजर जरूर बनाते हैं। जैसे कि देख साइक्लिक एएमपी, IP3, कैल्शियम आयन एक्सेट्रा, बहुत सारे होते हैं जो क्या करता है, विच इन टर्न रेगुलेट सेलुलर मेटाबॉलिज्म। सेलुलर मेटाबॉलिज्म मतलब अंदर कुछ सेल के अंदर रिएक्शंस होती हैं, बात समझ में आई कि नहीं? हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद इंट्रासेलुलर। अच्छा अब अगला आ गया, अब अगला पढ़ेंगे बेटा कौन सा, अगला पढ़ेंगे हम लोग, यहां पे देख अगला पढ़ेंगे हम लोग कौन सा, हाँ अगला पढ़ेंगे हम लोग लिपिड सोल्यूबल प्रोटीन, ओ लिपिड सोल्यूबल हार्मोन कैसे काम करते हैं। अब देख यही बना देता हूं, अलग से नहीं बना रहा, दे ये मान ले यूटेराइन की सेल मेम्ब्रेन है, वहां पे मैंने ओवरी का बताया था, यहां पे यूटेराइन का बता रहा हूं, है ना। एक हार्मोन ले लिया एस्ट्रोजन, एस्ट्रोजन अपने को पता है स्टेरॉइडल हार्मोन है, सेक्स हार्मोन है। ये क्या करता है बेटा, लिपिड सोल्यूबल होता है, क्या होता है, लिपिड सोल्यूबल होता है। और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है बेटा, अगेन ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसकी बनी हुई है, लिपिड की बनी हुई है। तो लिपिड और लिपिड को एक्सेप्ट करता है। तो देख ये हो गया बेटा साइटोप्लाज्म, ये क्या हो गया अंदर, साइटोप्लाज्म। अब क्या करता है ये हार्मोन डायरेक्टली अंदर आ जाता है साइटोप्लाज्म में, आया और देख बेटा ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है, ये न्यूक्लियस है, ये न्यूक्लियस के अंदर आपको पता है ना ऐसे करके न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, क्या होते हैं, ऐसे करके न्यूक्लियर पोर्स होते हैं, और इस न्यूक्लियर पोर के अंदर ये आता है, न्यूक्लियस के अंदर एंट्री लेता है, समझ रहे हो मेरी बात, न्यूक्लियस के अंदर आ गया। अब ये जैसी न्यूक्लियस के अंदर आ गया तो इसका रिसेप्टर देख न्यूक्लियस के अंदर होता है, ये रहा रिसेप्टर इसका, ये रिसेप्टर आ गया इसका, जैसे रिसेप्टर आ गया ये हार्मोन जो ब्लू ग्रीन वाला दिख रहा है आप लोगों को, ये हार्मोन जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है, ये ग्रीन कलर का हार्मोन देख यहां आया है कि नहीं, फिर ये इसके अंदर आ गया, दिख रहा होगा आपको, है, और यहां पे आके देखो बाइंड कर गया, और क्या बन गया बेटा, हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स। अब ये हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स क्या करेगा, हमारे डीएनए हमारे जीनोम को क्या बोलेगा, इंफॉर्मेशन देगा कि मुझे इस टाइप का प्रोटीन चाहिए। वो डीएनए आगे जाके क्या बनाएगा भैया, एमआरएनए बनाएगा, और वो एमआरएनए क्या बनाएगा आगे जाके बेटा, प्रोटीन बनाएगा, और वो प्रोटीन आगे जाके इफेक्ट दिखाएगा हमारी बॉडी में, जिसे बोलते हैं फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स, जैसे कि टिश्यू ग्रोथ या डिफरेंशिएशन। क्या मेरी बात क्लियर हुई? क्या मेरी बात क्लियर हुई? तो हमारे रिसेप्टर्स बेटा मेम्ब्रेन पे भी हो सकते हैं, मेम्ब्रेन है, मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है तो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर्स, और सेल के अंदर न्यूक्लियस में प्रेजेंट है तो न्यूक्लियर रिसेप्टर यानी इंट्रासेलुलर रिसेप्टर। बात क्लियर है? बात क्लियर है? अब देखो, अब बस रीड कर लो, चैप्टर खत्म, टॉपिक खत्म। हॉर्मोन्स विच इंटरेक्ट विद द इंट्रासेलुलर रिसेप्टर्स, एग्जांपल स्टेरॉइड हार्मोन जैसे आयोडोथायरोनिन एक्सेट्रा, सारे इसके एग्जांपल है। मोस्टली रेगुलेट जीन एक्सप्रेशन, मतलब ये लोग कैसे काम करते हैं, जीन को एक्सप्रेस करते हैं, डीएनए को बोलते हैं काम कर, डीएनए को बोलते हैं ऐसा प्रोटीन बना मुझे जो चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? ऐसा प्रोटीन बना जो मुझे चाहिए। हमारे जो दूसरे वाले थे वाटर सोल्यूबल थे, वो तो सेकंड मैसेंजर बनाते थे, वो सेकंड मैसेंजर काम करते थे। यहां पे ये लोग जीन को ही रेगुलेट कर देते हैं, और क्रोमोसोम फंक्शन बाय इंटरेक्शन ऑफ हार्मोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स विद द जीनोम, है ना। क्यूमुलेटिव बायोकेमिकल एक्शंस रिजल्ट इन फिजियोलॉजिकल एंड डेवलपमेंटल इफेक्ट्स, वही सेम चीज, बायोकेमिकल एक्शंस होंगे, प्रोटीन बनेगा, फिजियोलॉजिकल सिम्टम दिखेगा, फिजियोलॉजिकल मतलब जो भी आपको प्रोटीन जो भी फिजियोलॉजिकल इफेक्ट दिखाएगा, रिजल्ट दिखेगा। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या मेरी बात क्लियर है? तो यहां पे बेटा मैंने आपको हॉर्मोन्स का एक्शन भी समझा दिया। अब ये जो मैंने आपको हार्मोन्स के एक्शन समझा दिया, यहां पे हम लोगों ने बेटा हार्मोन टॉपिक खत्म कर दिया। अगला जो टॉपिक आएगा, अब हम लोग एक एक ग्लैंड करके पढ़ेंगे, वन ग्लैंड करके पढ़ेंगे। अब ये नहीं कि हर एक वीडियो में एक ग्लैंड आ रहा है, एक वीडियो में कोशिश करेंगे 2-3-4 ग्लैंड खत्म करेंगे। तब तक अब आपको अगर ये लेक्चर पसंद आया हो तो अगले लेक्चर में मुझसे जरूर मिलना, लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। ओके, बाय 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 बाय। चलो भैया।